एवरीवन, वेलकम टू विद्या माइंड। माय नेम इज अलीशा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने रिलीज कर दिए हैं आपके क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। और ये जो सेशन है आप क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेक्शन ए बायोलॉजी पार्ट। और इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का कोड है 086 एंड दिस इज फॉर द सेशन 2025-2026। तो ये जो सेशन होगा इसमें आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन ए है बायोलॉजी, उसको हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका एग्जाम होने वाला है इसके लिए जो टाइम अलाउड है दैट इज 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको पूरा एग्जाम क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 80 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्जाम होगा। तो एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके पेपर में, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 3 सेक्शंस। सेक्शन ए इज बायोलॉजी, सेक्शन बी इज केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी इज फिजिक्स। तो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे और इस पूरे पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री और आपको तीसरा है फिजिक्स। आपके सिर्फ ए सेक्शन बायोलॉजी में ही टोटल 16 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 16। और ये जो बायोलॉजी सेक्शन है ना आपका सेक्शन ए, ये सबसे ज्यादा मार्क्स में वेटेज क्या करता है, कैरी करता है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, साथ में मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करें और आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट? तो केमिस्ट्री जो आपका सेक्शन बी है और फिजिक्स जो आपका सेक्शन सी है, इन दोनों के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं विद्या माइंड यूट्यूब चैनल पर। वो वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, आप जाकर उन्हें वहां पर देख सकते हैं। राइट? नेक्स्ट देखिए, all questions are compulsory, however an internal choice is provided in some questions. A student is expected to attempt only one of these questions. तो सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी होंगे, आपको करने ही करने हैं। बट कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है और उन चॉइस वाले क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे तरह के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपको कुछ MCQs देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कैरी करते हैं 1 मार्क ईच। तो MCQs ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स कि अगर कर लिया ना तो इजीली मार्क्स क्या हो जाते हैं, स्कोर हो जाता है, 1 नंबर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले पढ़ो, समझो और अटेम्प्ट करो। सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ये जो डिफरेंट ऑप्शंस में जो डिफरेंट ग्रुप्स दिए गए हैं ना ऑर्गेनिजम्स के, इनमें से एक ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करना है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम हो। ये जितने भी आपको क्या दिए गए हैं डिफरेंट ऑप्शंस, इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होना चाहिए। मतलब एक ही तरीके के मोड से क्या करते हो, ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हो। तो जब आप डिफरेंट ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको ना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिनके आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करने हैं भाई, पता लगाने हैं। और उसके बाद सिमिलर जो ग्रुप है उसको आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, चाहे आप पहला ऑप्शन देख लो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लीचेस, टेपवर्म, ये क्या है, पैरासिटिक। ठीक है, पैरासाइट्स है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इसी तरीके से कैस्कटा होता है। बट जो ईस्ट है यहाँ पर वो क्या करता है, सेप्रोफिटिक मोड से अपना न्यूट्रिशन भाई ऑब्टेन करता है। और वहीं पर लेग्यूम्स अगर हम बात करें तो क्या करते हैं भाई, एक ये जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चले जाओ। अब नेक्स्ट पे आपको देखने को मिलेगा लाइस, लीचेस एंड काउ एक साथ। तो जहां पे ये सब एक साथ हो गए वहां तो हो ही नहीं सकता। राइट? ये पैरासाइट है बट ये तो क्या है, ये काउ जो है पैरासाइट नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक मोड से क्या करती है, ये हर्बीवोर है, हेट्रोट्रॉफिक मोड से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। चलो ये भी ऑप्शन चला गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ, उसे पढ़ो। कैस्कटा टेक्स लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। परफेक्ट, सारे के सारे क्या है, पैरासाइट्स हैं। राइट? टिक्स जो होती हैं क्या करती हैं, जो जानवर होते हैं, कैटल होते हैं, उनके ऊपर चिपक जाती हैं, डॉग्स के ऊपर चिपक जाती हैं और क्या करती हैं भाई, ब्लड सक करती है। इसी तरीके से लीचेस भी, टेपवर्म भी। राइट? कैस्कटा भी क्या एक तरह का पैरासाइट है। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सी, कैस्कटा टेक्स लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म एज ऑल ऑफ दीज आर पैरासाइट्स। क्या है, सबके सब पैरासाइट्स है। राइट? तो आपको मिल गया यहाँ पर 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है which of the following options indicates the products formed after breakdown of glucose in our muscle cells when there is lack of oxygen।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब हमारे मसल सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, राइट। हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, और वहां पर जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया ना, स्पेशली विद्या माइंड ऐप के ऊपर मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये टॉपिक, राइट, उसमें आपको पता होगा कि क्या करेक्ट आंसर है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी फॉर्म होते हैं जब मसल सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जब क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। When there is a lack of oxygen in our muscle cells and breakdown of glucose is happening, lactic acid and energy are formed. So the correct answer is option B. Clear? Now, next question पे आ जाइए. Which of the following is a correct combination of function and part of the brain? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको समझो। अगर आपने ब्रेन बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा। देखो, करेक्ट कॉम्बिनेशन पता लगाना है, कौन से ब्रेन का क्या फंक्शन है, राइट, कौन से ब्रेन के पार्ट का क्या फंक्शन है। तो पहला ऑप्शन है पोस्चर एंड बैलेंस सेरेब्रम। तो आपको दिया गया है फंक्शन कि पोस्चर और बैलेंस, ये जो मैं पोस्चर बना के खड़ी हुई हूँ, मेरी बॉडी बैलेंस कर पा रही है, ये मेरे ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है वो कंट्रोल करता है। नहीं, आपका पोस्चर एंड बैलेंस कंट्रोल करता है सेरेबेलम। क्या करता है, सेरेबेलम। क्लियर, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, सलाइवेशन एंड मड्यूला इन मिड ब्रेन। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देंगे, बोलेंगे बिल्कुल तो ठीक है ये ऑप्शन, सलाइवेशन जो है वो हमारा मड्यूला ही क्या करता है, कंट्रोल करता है, बट यहाँ पर झोल कहां पर है, ये मिड ब्रेन में। मड्यूला इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, नॉट आपका मिड ब्रेन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, हंगर आपकी कंट्रोल करती है पॉन्स इन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में जो पॉन्स पार्ट है वो आपका हंगर कंट्रोल करता है। नहीं, हंगर को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ, ब्लड प्रेशर मड्यूला इन हिंड ब्रेन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको जो ब्लड प्रेशर है वो मड्यूला कंट्रोल करता है इन हिंड ब्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आराम आराम से सब पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पेशेंट वाज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ। तो एक पेशेंट है जिसका ब्लड जो शुगर है वो बहुत ज्यादा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ पड़ा है, राइट। तो क्यों हो रहा है, रीजन क्या हो सकता है उसका, देखो ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड का इनएडिक्वेट सिक्रीशन हो रहा है। भाई आपसे पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो रहा है और ये किसके इनएडिक्वेट सिक्रीशन की वजह से हो रहा है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो हाइट के ऊपर फर्क पड़ता है ना, आपकी बॉडी की ग्रोथ हाइट को वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, so this is not the correct answer. Next, estrogen from ovary. ओवरी से एस्ट्रोजन, अरे ये तो क्या है भाई, एक तरह का हार्मोन है जो कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि फीमेल में उन्हें अफेक्ट करता है, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या इंसुलिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है? भाई इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो कंट्रोल करता है, बट क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है रिलीज? नहीं, ये होता है आपका पैनक्रियास से, राइट। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और आंसर करो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो इंसुलिन है वो पैनक्रियास से रिलीज होता है और अगर इसका इनएडिक्वेट सिक्रीशन हुआ तो वो क्या कर सकता है भाई, कम ज्यादा कर सकता है ग्लूकोज लेवल, राइट। चलिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट एंड व्हाइट फर्ड रैबिट ऑल ऑफस्प्रिंग वर फाउंड टू बी हैव ब्लैक फर एंड व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट्स। क्या पूछा गया है आपसे कि क्रॉस किया गया है, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्रॉस हुआ है बिटवीन अ ब्लैक फर्ड रैबिट एंड अ व्हाइट फर्ड रैबिट, इनके बीच में क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है, राइट। और जो चारों बच्चे जो आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, वो सब क्या है, उन सब के ब्लैक फर है, सब किस पे गए हैं भाई, अपने ब्लैक फर्ड रैबिट के ऊपर गए। फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट जेनेटिक मेकअप ऑफ पेरेंट रैबिट्स। अब आपसे पूछा है पेरेंट रैबिट्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या हो सकता है जिससे सारे बच्चे ब्लैक पैदा हुए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर कोई एक
जो ट्रेट है वो डोमिनेट करता है, राइट? तो मतलब वो दोनों क्या होंगे? डोमिनेटिंग ट्रेट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक दिया गया है, ठीक है, और आपका व्हाइट में क्या कराया गया है? क्रॉस करवाया गया है। तो ब्लैक आपको दिया गया है ये, और व्हाइट आपको दिया गया है ये, ठीक है। कैपिटल बी से आप ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल बी से आप व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सारे बच्चे हैं वो सब कैसे हुए हैं? ब्लैक हुए हैं। तो मतलब ये जो ट्रेट है ये डोमिनेटिंग है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है? ये प्रेजेंट होने वाला है। क्लियर? तो यहां पर भी आपका क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा, राइट? आप इनके बीच में क्रॉस करवा लो, तो जब आप इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे तो ये जो प्रोजनी है वो क्या होगी? आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सारे बच्चे ब्लैक है, मतलब इस तरीके से जेनेटिक मेकअप होगा पेरेंट्स का। क्या होगा? इस तरीके से पेरेंट्स का जो है वो जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ओजोन। यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर पता है ना, अर्थ के पास क्या है? एक ओजोन लेयर है जो प्रेजेंट है। तो ये जो ओजोन होता है इससे कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेट कर पाते हैं? कौन से इस ओजोन लेयर के लिए आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स, जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो चलिए वन बाय वन सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशंस रीचिंग अर्थ। तो जो यूवी रेडिएशंस है, ओजोन लेयर उन्हें अर्थ तक पहुंचने में हेल्प करती है। ये कैसा स्टेटमेंट है? हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि ओजोन लेयर तो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करती है और अर्थ पे आने से रोकती है, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन जो है वो एक डेडली पॉइजन है। कभी ट्राई किया? नहीं कर सकते। कहाँ है ओजोन? ऊपर अर्थ के, वहां जाके ट्राई करोगे? नहीं। पर ये बात पक्की है कि ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन जो है वो डेडली पॉइजन है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देखो, ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। तो अभी हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था कि यूवी रेडिएशंस को आने में अलाउ करती है, जो कि गलत स्टेटमेंट था। बट ये तो हमें पता है कि वो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करती है और अर्थ को, हमारी जो अर्थ है उसे शील्ड करती है यूवी रेडिएशन से, राइट? तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज व्हिच कॉज स्किन कैंसर। तो ये तो हमें पता चल गया कि यूवी रेज को वो ब्लॉक करती है, बट यूवी रेज से क्या स्किन कैंसर होता है? यस, राइट? तभी तो वो क्या करती है? इन हार्मफुल रेज को अर्थ में एंटर करने से रोकती है। तो ये भी क्या है? आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। की जो ओजोन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हेल्प से फॉर्म होती है। ये क्या है? नहीं सुनते नहीं आ रहे हो क्या कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो ओजोन को क्या करते हैं? डिप्लीट करते हैं। ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में भाई उसके डिप्लीशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर तो ऑपोजिट ही लिखा हुआ है। सो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो आपके 3 करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे निकले हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1 नंबर मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। Which of the following human activities has resulted in an increase of non-biodegradable substances? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पढ़ो और समझो कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं उनकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं उनका इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं लगातार। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मोस्टली किसके ऊपर फोकस करते हैं? ऐसी फार्मिंग के ऊपर जहां पर आप ऑर्गेनिकली विदाउट एनी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या करें? फार्मिंग करें। तो मैन्योर्स यूज होती है। मैन्योर्स क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन। आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट कर रहे हैं ट्रीज को, क्या उसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बढ़ेंगे? नहीं भाई, उल्टा कम होंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक को पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करना। और प्लास्टिक क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और जो कि बहुत टाइम लेता है, बहुत ईयर्स लेता है क्या करने में भाई? आपके डिग्रेड होने में, राइट? तो इसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है प्लास्टिक, उसकी क्या बढ़ रही है? संख्या लगातार बढ़ रही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, राइट? फोर्थ ऑप्शन था वैसे आपका कंपोस्टिंग ऑफ किचन वेस्ट का कंपोजिंग करना। पर किचन वेस्ट जो होता है वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, इजिली बायोडिग्रेड हो जाता है। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ
MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सेक्शन ए बायोलॉजी में 7 MCQs दिए गए हैं, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के। तो चलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो उन्हें पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। तो पहला दिया गया है, द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर आपको असर्शन रीजनिंग में आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उनमें आपके 2 स्टेटमेंट होंगे, एक असर्शन ए और एक रीजनिंग रीजन आर, ठीक है। सो आंसर दीज क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, आपको असर्शन और रीजन को पढ़ना है और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए तो 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन 8 में आपको पहला जो स्टेटमेंट है असर्शन उसे पढ़ते हैं। टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। क्या लिखा हुआ है समझो कि पी प्लांट जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट किए थे, याद है ना। और मैंने ये जो टॉपिक है मेंडल वाला, भाई मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं विद्यामाइन ऐप के ऊपर। अगर डिटेल वीडियो देखनी है और बहुत अच्छे से पढ़ना है ना वो चैप्टर, विद्यामाइन ऐप डाउनलोड कर लो अभी के अभी, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है कि पी प्लांट की टॉलनेस जो है वो एक एंजाइम कंट्रोल करती है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, राइट। क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं प्लांट में, क्या होते हैं कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि कुछ हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं और उनसे ही क्या होता है प्लांट में डिफरेंट फंक्शंस हो पाते हैं, जैसे कि टॉल होना। तो जिब्रेलिन एक तरह का हार्मोन है, तो एक एंजाइम होता है वो क्या करता है, जिब्रेलिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे प्लांट की टॉलरेंस बढ़ती है, राइट। अब इसका रीजन दिया गया है, द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स व्हिच हेल्प्स द प्लांट टू टॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, उसे एंजाइम के, वो ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे प्लांट टॉल हो, राइट। तो मतलब ये सिर्फ यही है कि प्लांट में कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये एंजाइम्स कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, ये प्रोटीन्स कुछ हार्मोन्स को रिलीज करने देते हैं और जिसकी वजह से प्लांट में क्या होगी, टॉलनेस होगी। तो जिब्रेलिन उसका एक एग्जाम्पल है, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है ए और आर, ये दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, राइट, दोनों ही ट्रू है। क्या कह सकते हैं, दोनों ही ट्रू है, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट ये जो रीजन है वो इस असर्शन का, इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एकदम उम्दा एक्सप्लेनेशन, राइट। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। असर्शन आपको क्या दिया गया है, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अ फूड चेन। एक फूड चेन में वल्चर्स जो होते हैं उनके पास सबसे कम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है ना ये टॉपिक अच्छे से आपको पता होना चाहिए। वल्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, किसी भी फूड चेन के टॉप पर आते हैं। एक फूड पिरामिड आप बनाते हो ना, एक फूड चेन बनाते हो, उसमें आप क्या होते हैं, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो ये टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। कहाँ आते हैं, टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। तो धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन होता है पेस्टिसाइड्स का सबसे ज्यादा इन्हीं वल्चर्स में होता है और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी इनके ऊपर हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट रीजन दिया गया है, वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉफिक लेवल एंड इट गेट्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि वल्चर्स जो होते हैं वो जो फूड चेन होती है ना, जो आपका क्या होता है फूड पिरामिड होता है या फिर फूड चेन होती है, उसके डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो ये सबसे टॉप पे होते हैं, टॉप मोस्ट क्रिएचर है, टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म होता है आपके फूड चेन के ऊपर, विच इज ट्रू। ठीक है, और इनके पास से 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, वो भी हमें पता है, वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बट ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, राइट। तो यहां से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A is false but R is true. Assertion is wrong, it's false, but R is right, it's true. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों सही कर लिए, मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना, इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलो तो ये हो गए आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि होगा आपके 2 मार्क्स का। तो अब तक हमने 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, 7 MCQ,
दो आपके असर्शन रीजन के थे। अब आ जाते हैं हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, समझो और सॉल्व करेंगे साथ में। तो क्वेश्चन है, अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एज दे डू नॉट ईट फूड, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो कैसे आंसर कर सकते हैं। यहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद इसके ऊपर कमेंट करो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ उसका जस्टिफिकेशन भी दो कि क्यों ऐसा सोचते हैं, ठोस प्रूफ दो उसका, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि एनिमल्स की तरह, भाई जिस तरीके से एनिमल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, तो प्लांट्स का कोई एक्सक्रीशन नहीं होता, कोई एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नहीं होते, कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नहीं होते, क्योंकि वो खाना तो खाते ही नहीं है। जैसे एनिमल्स खाना खाते हैं तो उनके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, फिर वो एक्सक्रीशन से उसको निकालते हैं। एनिमल्स में ऐसा होता है, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। यहां पर ये आपको दिया गया है, तो आप क्या सोचते हैं आपको बताना है जस्टिफिकेशन के साथ। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट्स खाना नहीं खाते, क्या इनका फूड नहीं बनता? बताओ। अरे बनता है ना, यस। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद से करते हैं, तभी तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो मतलब ये फूड प्रिपेयर करते हैं, और कौन सी प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस। याद आया, यस, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, एंड द प्रोसेस बाय व्हिच दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आ गया याद? अब फोटोसिंथेसिस से जब ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं या नहीं बनते, कुछ प्रोडक्ट्स को ये रिलीज करते हैं प्लांट्स या नहीं करते, करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना। और क्या होता है कि जो प्लांट है, कई बार इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर आ जाता है, राइट, बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ये क्या करते हैं, बॉडी से लूज कर लेते हैं, करते हैं ना, निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जिस प्रोसेस से इस वाटर वेपर को ये लूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। याद आ गया? तो यस, प्लांट में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, साथ ही साथ जो एक्सेस वाटर इनकी बॉडी में होता है उसे भी ये लूज करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो आपको ये आंसर कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। पहली बात तो आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू से दैट plants do not produce any excretory products. However, plants use completely different strategies for excretion than those of the animals. They get rid of these waste in a different manner. हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो अलग है एनिमल से, अलग तरीके से इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसे हम बोलेंगे, वो प्रोड्यूस होते हैं इनकी बॉडी में, और वो एक अलग स्ट्रेटेजी को यूज करके, अलग एनिमल से अलग स्ट्रेटेजी को यूज करके इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब फोटोसिंथेटिक वेस्ट, भाई हमारे लिए तो यूजफुल है ऑक्सीजन, पर प्लांट्स के लिए तो वेस्ट ही है ना। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो एक फोटोसिंथेटिक वेस्ट है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है, उसको स्टोमेटा से रिमूव करते हैं। याद आया? नेक्स्ट, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। इनकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर मैंने आपको बताया, जो एक्सेस वाटर होता है, वो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है स्टोमेटा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नेक्स्ट, अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज आर ईदर स्टोर्ड इन डेड सेल्स, रेजिन्स एंड गम्स, और आर रिमूव्ड थ्रू फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स। तो और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो जनरेट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्लांट्स में भी बहुत सारे प्रोसेसेस चलती रहती हैं, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, जनरेट होते जाते हैं। तो प्लांट्स ना अलग अलग तरीके से उन्हें रिमूव करते हैं, या तो उन्हें क्या कर लेते हैं, डेड सेल में स्टोर कर लेते हैं, या तो रेसिन्स में, या फिर उन्हें क्या करते हैं, जो ओल्ड लीव्स होती हैं, याद है, देखा है कभी आपने कि प्लांट जो है ओल्ड लीव होगी वो ऐसे टूट के गिर जाती है प्लांट में से, तो उसी फॉर्म में क्या कर देते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर देते हैं। तरीका अलग है एनिमल से, राइट।
नेक्स्ट, मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। और ये जो प्लांट होते हैं ना, इनमें क्या होते हैं, इनके सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती है। ये प्लांट सेल होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट तो इन वैक्यूल्स का होता है, राइट। तो ये वैक्यूल्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। क्लियर, समझ आ गया कैसे आंसर करना है ऐसे क्वेश्चंस को? सही कर दिया, 2 नंबर मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये एक चॉइस वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको या तो ए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका या तो ए पार्ट या फिर जो बी है उसमें से किसी एक को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, या तो ऑप्शन ए को अटेम्प्ट करो या ऑप्शन बी को अटेम्प्ट करो। पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं, फिर ऑप्शन बी भी देखेंगे। सॉल्व दोनों को करेंगे, मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें कौन सा सबसे अच्छे से आता है और उसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन देखिए आपका ए पार्ट, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड इन द बॉडी। आपको 2 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म में जो हार्ट होता है उसके कितने चेंबर्स होते हैं और उनकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे अलग रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले है फिश। सबसे पहले आपको दिया गया है कौन सा ऑर्गेनिज्म, फिश। आपको बताना है कि फिश जो है, इसका जो हार्ट होता है वो कितने चेम्बर्ड होता है। फिश एक एक्वेटिक एनिमल है और मैंने विद्यामय ने आपके ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो मिलेगा कि इसका जो हार्ट होता है वो होता है 2 चेम्बर्ड। कितना, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और इसकी बॉडी में कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जाता है, मिक्स होने से बचाया जाता है, वो भी मैंने आपको पढ़ा है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ। तो इसका 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसका मतलब एक क्या होता है, एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसमें ना सिंगल सर्कुलेशन होता है, इस तरीके से एक सिंगल सर्कुलेशन होता है। ये इसका हार्ट है, ठीक है, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल है। ठीक है, ये होते हैं इसके गिल्स। क्या होते हैं यहाँ पर, होते हैं इसके गिल्स होते हैं। तो जो बॉडी होती है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इसका काम है पूरे दिन ऐसे स्विम करना, खाना खाना मछली का, राइट। तो इसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट हो जाती है। वो क्या करती है, ब्लड के साथ मिल जाती है और उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब इस ब्लड को ना क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव करनी होती है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, ऐसा ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस इसको मिले, जिससे ये और एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। यही होता है ना। अब होता क्या, इसकी बॉडी में इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। ये जो ब्लड है वो किस में मिक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में मिक्स हो गई। ये ब्लड जाता है हार्ट के पास। हार्ट में 2 चैम्बर्स हैं, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करके रखते हैं। ब्लड इस तरीके से जाता है, एंटर करता है फ्रॉम द एट्रियम, और इस तरीके से वेंट्रिकल में जाता है। बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है। हार्ट क्या करता है, इसको पुश करता है टुवर्ड्स द गिल्स, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ गिल्स पर इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, ऑक्सीजन मिक्स कर ली जाती है और ये ब्लड वापस से बॉडी में रिलीज किया जाता है। और इस तरीके से एक सिंगल सर्कुलेशन, एक साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से इनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है। क्लियर, चलो अब आपको सेकंड ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, ह्यूमंस, हम लोग। हमारा हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है, अगर नहीं पता तो भैया क्या पढ़ रहे हो तुम, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। ह्यूमंस का जो हार्ट होता है दैट इज 4 चेम्बर्ड। कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। ये तो पता ही होना चाहिए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। समझ आ गया। इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड होता है। ऐसे खड़े हो गए, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। ये मेरे हार्ट की लेफ्ट, ये राइट साइड। This is the left, sorry, this is the right side and this is the left side. 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता क्या है, ये चारों चेम्बर्स इस तरीके से एक पतली सी वॉल, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम, उससे डिवाइडेड होते हैं। इस तरीके से इनको अलग रखा जाता है। तो यहां से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट साइड से एंटर करता है। ठीक है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट साइड से एंटर करता है, इसका ऑक्सीजनेशन होता है, बाद में ये हमारे लेफ्ट साइड में एंटर करता है, ये ऑक्सीजनेटेड होके क्या हो गए, ऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है, और वापस हमारी बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। ये जो पूरा सर्कुलेशन है आपका, हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पढ़ना है विद्या माइंड डाउनलोड करो और अभी के अभी वो वीडियो देखो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेप्टम वॉल होती है, उससे हमारा क्या किया जाता है, हार्ट डिवाइडेड होता है और उससे हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिलने से बचाया जाता है। क्लियर? चलो इसका आंसर देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये आंसर करना है। तो पहला, There are 2 chambers in the heart of a fish. फिश के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं, बता चुकी हूं। The blood is pumped to the gills, is oxygenated and there are passes directly to the rest of the body. तो होता क्या है कि ये हार्ट है फिश का, यहाँ गिल्स होते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है, ये गिल्स तक पहुंचाया जाता है, पंप किया जाता है, गिल्स क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन रिच कर देती है और वापस से बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट, हम ह्यूमंस का 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मैंने बताया 4 चेम्बर्स होते हैं। सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बाय सेप्टम प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं और इसकी 2 साइड्स होती है, एक लेफ्ट और राइट, और बीच में एक सेप्टम की हेल्प से इन्हें डिवाइडेड रखा जाता है, जिससे हमारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ना मिक्स हो। क्लियर? समझ आ गया? कर लोगे? इजीली आ जाएंगे 2 मार्क्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 11th क्वेश्चन का ए पार्ट था, ऑप्शन ए था। अब आ जाते हैं बी पर। तो आपको ना ये चॉइस वाले क्वेश्चन में आपको एक और मिलेगा, और से ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आता है तो वो करो, और से नीचे वाला अगर आपको बहुत अच्छे से आता है वो करो। अब कई बार ना दोनों बच्चों को दोनों आते हैं, राइट, बट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कौन सा करें। तो आंख बंद करके सोचो भाई सबसे बेस्ट क्या आता है, वही कर दो। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट बी ऑप्शन इसका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स का क्वेश्चन आया है कि प्लांट्स में वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, इसका मैकेनिज्म आपको बताना है। प्लांट्स में किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मैकेनिज्म आपको बताना है। तो आपने जब पढ़ा होगा ये चैप्टर, आपको पता होगा ये टॉपिक कि प्लांट्स में ना वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, उसमें आपको 2 पार्ट दिखाई देते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इनका काम है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना इन प्लांट्स। तो फ्लोएम हमारा जो है वो खाना पीना न्यूट्रिएंट्स का करता रहता है ट्रांसपोर्ट, आदान प्रदान, पर जाइलम जो है वो करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, और वो भी अ सिंगल वे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ये जो आपका प्लांट होता है इसमें ये जो जाइलम ट्यूब्स होती हैं ये क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, रूट्स के द्वारा, जाइलम में ये एंटर करता है और इस तरीके से ये जो वाटर है ये अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। और ये 1 वे ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, पानी जो है वो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है। इस तरीके से जाइलम की हेल्प से जो प्लांट्स उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर? यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल भी कई बार क्या करता है, काम करता है। ट्रांसपिरेशन जब होता है लीव्स के ऊपर, ये जो आपके स्टोमेटा होते हैं क्या करते हैं, जब आपका ट्रांसपिरेशन होता रहता है तो इस तरीके से क्या करते हैं, वाटर को खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींचता है ट्रांसपिरेशन पुल। उसकी वजह से क्या करता है, वाटर जो है वो नीचे से ऊपर क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्लियर? तो इसको कैसे आंसर करोगे, चलो देखते हैं। So xylem moves water and minerals obtained from the soil through roots to all other parts of the plant in a unidirectional manner. बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, राइट, कि जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को जो सॉइल के थ्रू उसने एब्जॉर्ब किए हैं उनको क्या करता है, रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है एक यूनिडायरेक्शनल मेथड में। किसमें? यूनिडायरेक्शनल मैनर में। एक 1 वे होता है नीचे से ऊपर, दैट इज इट। Transpiration takes place from leaf, which causes a transpirational pull in the tracheids and vessels of xylem, facilitating upward movement of water. तो मैंने ये भी बता दिया आपको, ट्रांसपिरेशन पुल होता है लीफ के ऊपर, उसकी वजह से ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ट्रैकिड्स और जो वेसल्स होती हैं जाइलम की, उनमें क्या करता है, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट को फोर्स करता है। एंड रूट्स एक्टिवली अपटेक ions from the soil leading to difference in concentration gradient, thereby water moves in the roots to eliminate this difference, creating a steady movement of water into root xylem.
और आपकी रूट्स क्या करती है, साथ ही साथ एक्टिवली जो आयंस है सॉइल में से उनका अपटेक करती रहती है, आयंस लेती रहती है, जिसकी वजह से एक कंसंट्रेशन डिफरेंस बन जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, और उसकी वजह से जो रूट्स है उनमें वाटर मूव करता है इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, और उसकी वजह से जो रूट्स है और जाइलम तक क्या हो जाता है, एक स्टडी वाटर का मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। वेरी सिंपल, समझ आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं चॉइस वाले तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, ए या बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, आपको ए करना है या बी करना है। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके 2 मार्क के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 12th आपका जो क्वेश्चन है वहां पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आपके 3 मार्क के क्वेश्चन और उससे ज्यादा मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। अबाउट 100 acres of forest land was declared as natural reserve park. The following organisms were predominant in the natural reserve park. Create a food web comparing 2 separate food chains with different producers by using above data. ये आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने में। आपको यहाँ पे बोला गया है कि 100 एकड़ का जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नेशनल रिजर्व पार्क घोषित कर दिया, ठीक है। अब वहां पे ये जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं ये प्रीडोमिनेंट है उस नेचुरल रिजर्व पार्क में। आपको इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को यूज करके 2 फूड चेन क्रिएट करनी है विद डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ। कंडीशन क्या दी गई है कि ये दोनों फूड चेन आपकी डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ ही क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए, और आपको 2 सेपरेट फूड चेन बना के उनमें एक कॉमन लिंक ढूंढना है और उसका क्या बनाना है, एक फूड वेब बनाना है, ठीक है। तो फूड चेन्स तो आपको पता होगी कैसे क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये जो आपको दिए गए ना डिफरेंट एनिमल्स, इनमें प्रोड्यूसर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रोड्यूसर्स ढूंढने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स को ढूंढने से। तो जब आप देखोगे रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, फिश, फॉक्स, वाटर इंसेक्ट्स, जीब्रा, पीकॉक, स्नेक, ट्रीज, बर्ड, आउल, इंसेक्ट्स, टाइगर, वल्चर, डक, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 प्रोड्यूसर्स भी देखने को मिलेंगे, ग्रास एंड ट्रीज आ गए हमारे, ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोनों प्रोड्यूसर्स के साथ अपनी जो फूड चेन है उसे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए फूड चेन बनाते हैं। ऐसी फूड चेन बनानी है जिसमें हम एक कॉमन लिंक डाल सकें और दोनों को कनेक्ट करके एक फूड वेब क्रिएट कर सके, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ग्रास से बनाते हैं। तो ग्रास को कौन खा सकता है आपके हिसाब से? ग्रास को आपका रैबिट खा सकता है क्या? खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता, ठीक है। रैबिट को कौन खा सकता है? उसके बाद रैबिट को आपका स्नेक खा सकता है, खा सकता है, ऐसे खाता है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, राइट। चलो एक फूड चेन ये बना ली। दूसरी फूड चेन ट्री से स्टार्ट हो रही है, तो ट्रीज को कौन खा सकता है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स खाते हैं या नहीं खाते? खाते, राइट। इन इंसेक्ट्स को कौन खा सकता है? फ्रॉग खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, राइट। इन फ्रॉग को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है, खा सकता है, खा सकता है, नहीं खा सकता। अब इन स्नेक्स को वल्चर्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं खा सकते? खा सकते हैं ना। तो इस तरीके से हमने क्या करी, 2 फूड चेन बना ली। अब इन दोनों फूड चेन में आप कॉमन लिंक देखो, दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों फूड चेन्स को क्या करना है, इंटरकनेक्ट करके फूड वेब बनाना है। तो पहली फूड चेन है आपकी ग्रास, रैबिट, स्नेक, वल्चर, राइट। दूसरी आपकी ट्रीज, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर्स। अब आप इनको सब साथ में लेके आओगे तो एक फूड वेब बनेगा कि ये जो फ्रॉग है इसको ये फूड चेन से, पहली वाली फूड चेन से ये स्नेक खा सकता है, ये जो स्नेक है ये दूसरी फूड चेन के रैबिट को खा सकता है, खा सकता है नहीं खा सकता, राइट। तो यहाँ पर एक कॉमन लिंक हमें देखने को मिली। कॉमन लिंक क्या हो गई आपकी? स्नेक। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटरकनेक्ट हो गया। क्लियर? इस तरीके से इस स्नेक को ये वल्चर खा सकता है और इस स्नेक को ये वल्चर भी खा सकता है, हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फूड वेब को
क्रिएट कर दिया बिटवीन टू फूड चेन्स। क्लियर, समझ आ गया आपको? इसका आपको सीबीएसई ने किस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड किया है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी दो फूड चेन बनाई है, दो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हुई, एक ट्री फूड चेन और एक ग्रासलैंड फूड चेन। ठीक है, तो ट्री फूड चेन में आपका पहला है ट्री, जीब्रा एंड टाइगर। इस तरीके से ट्री, जीब्रा एंड टाइगर। ट्री को जीब्रा ने खाया, जीब्रा को टाइगर ने खाया, या फिर कोई और फूड चेन आप बनाना चाहे बना सकते हैं। दूसरा ग्रासलैंड फूड चेन जिसमें ग्रास को खाया जीब्रा ने, जीब्रा को खाया टाइगर ने। राइट, इस तरीके से दोनों प्रोड्यूसर्स के साथ यहाँ पे क्या किया, फूड चेन स्टार्ट की है। और यहाँ पे कॉमन लिंक क्या है, आपके कॉमन पॉइंट क्या है, जीब्रा। और इस तरीके से क्या बना दिया, एक फूड वेब बना दिया। आप भी अपने हिसाब से इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में से कोई भी फूड चेन्स, दो फूड चेन्स बना सकते हैं। दोनों प्रोड्यूसर से स्टार्ट होनी चाहिए और उनको आपको क्या करना है, कॉमन पॉइंट डालना है, कॉमन लिंक डालना है, जिससे वो इंटरकनेक्ट और एक फूड वेब बने। क्लियर कर लिया तो क्या हुआ, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब तक हमने क्या किया, जो आपके 1 to 12 सेक्शन ए बायोलॉजी के 1 to 12 जो क्वेश्चंस है उनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन या नहीं रही होगी। अब स्टूडेंट्स आगे वाले जो हमारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, इनको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद माय। थैंक यू वेरी मच।